नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति में दलितों के प्रभाव की। भले ही सामाजिक तौर पर दलित खुद को दरकिनार महसूस करते हो, हाशिए पर पाते हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर चुनावी मौसम में। यूं तो आपने कई बार दलितों के घर खाना खाने की बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम लोगों की लंबी फहरिस्त है। और खास तौर पर जब से यूपी के चुनाव नजदीक आए हैं, तब से तरह तरह की और तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर पार्टी दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की ही बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बाकायदा समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के गठन की बात कही गई है। हाथरस की बेटी के नाम पर साल में एक दिन मनाने की बात कही गई है। और अगर हम बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती की बात करें तो उनका तो हर भाषण दलितों के उत्थान के बात से शुरू होता है और इसी पर खत्म होता है। लेकिन चुनावी रूप से महत्वपूर्ण दलित क्या वाकई ही इतने मजबूत स्थिति में है या फिर वो सिर्फ एक वोट बैंक का हिस्सा है? दलित चेतना की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत की आज़ादी के पहले ही हो गई थी। 19वीं सदी में नारायण गुरु स्वामी ने केरल में ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़कर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद 1930 के दशक में स्वामी अच्युतानंद ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जरिए दलितों को उनका अधिकार दिलवाया। तो के और भी कई बड़े नेता हुए जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, उनको राजनीति में बड़ा स्थान दिलाने के लिए कोशिश की, जिसमें जगजीवन राम, कांशी राम और उसके बाद मायावती का नाम भी आता है। और अब नए नेता का उभार हो रहा है और उनका नाम है चंद्रशेखर रावण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के जरिए दलितों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए मुहिम लड़ी और संविधान के जरिए उनका अधिकार सुनिश्चित करवाया। इसके बाद बाबू जगजीवन राम का नाम आता है। उन्होंने भी दलितों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की और 1970 के दशक में वो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन वो उस पद पर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद दलितों में इसके खिलाफ बड़ी नाराजगी देखने को मिली और इस नाराजगी के बीच सामने आए कांशी राम। कांशी राम ने अपनी नई पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, और इस पार्टी को आगे बढ़ाया मायावती ने। और अब एक और नए नेता का उभार हुआ है जो खुद को दलितों के नेता मानते हैं। नाम है उनका चंद्रशेखर आजाद रावण। तो हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से दलितों को लुभाने की कोशिश करती है, उन्हें अपना और उनका नज़दीक बताने की कोशिश करती है। और ये मुहिम इसलिए है क्योंकि वो सभी भारत की राजनीति में दलितों के महत्व के, उनकी वोट की ताकत को समझते हैं। तो अब जरा आंकड़ों की बात भी कर लेते हैं। मोटा मोटी आपको सबसे पहले ये बता दें कि पंजाब में आबादी के अनुपात में, आबादी का जो अनुपात है उसमें प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा वो दलितों का है, अति पिछड़ों का है। और अगर यूपी की हम बात करें तो संख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ी दलितों की आबादी वाला प्रदेश है। तो दोनों ही राज्यों में खास तौर पर दलित वोट बैंक पर सबकी निगाहें रहती हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 403 में से 86 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। भारत में लंबे अरसे से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा संख्या पिछड़ों की है और उसके बाद दलित आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में 22% वोटर दलित हैं, जिसमें 55% जाटव और 45% गैर जाटव आते हैं। दलितों की कुल 66 उपजातियां हैं, जिसमें 55 का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं माना जाता। अगर हम दलित बहुल इलाकों की बात करें तो उसमें आते हैं कुछ ज़िले जिसमें दलितों का प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। उसमें आगरा, आजमगढ़, जौनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, ये सभी इलाके हैं जहां पर दलित वोट बैंक ज़्यादा है। इसके अलावा सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, प्रयागराज, लखनऊ में पासी, बरेली, सुल्तानपुर, गाजियाबाद में कोरी और धोबी जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यूपी में 403 में से 86 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। मतलब साफ है कि जिसने इन आरक्षित सीटों पर जीत हासिल कर ली वो सत्ता के नज़दीक पहुंच जाएगा, उसकी जीत की गारंटी हो सकती है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो दलितों का वोट दो हिस्सों में बट जाता है, कभी एकजुट होकर तो कभी जाटव
बनाम गैर जाटव में ये बढ़ जाता है और कई बार एकजुट हो जाता है। और जब एकजुट होकर किसी को वोट करता है तो सरकार बनती है, जिसका उदाहरण हम आपको बताएं तो वो है मायावती की सरकार। बीएसपी जब भी सरकार में आई है तो उसके पीछे ये जाटव समुदाय, दलित समुदाय रहा है। 2017 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने सभी आरक्षित सीटों में से 65 सीटों पर गैर जाटवों को उतारा था और अब बीएसपी की भी यही कोशिश है कि उसकी काट निकाली जाए। अगर हम बड़े दलित नेताओं की बात करें तो यूपी में सबसे बड़ी दलित नेता बेशक मायावती ही हैं। दूसरी पार्टियों के पास भी कुछ नाम हैं, लेकिन इतना बड़ा नाम किसी और पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए अलग अलग तरह के जातिगत समीकरण तलाशने की कोशिश हो रही है ताकि दलितों के साथ दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, दूसरी जो जातियों के लोग हैं, उनके वोटों को भी इकट्ठा किया जा सके। तो इंतज़ार हमें करना होगा 10 मार्च का और उसके बाद जब नतीजे आएंगे और विस्तार से उसकी गणना होगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या दलित वोट बैंक एक साथ आया है, क्या वो वाकई वोट बैंक है या फिर उसके भी अपने मुद्दे हैं। वो सिर्फ नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, बल्कि वो अपनी भलाई के लिए सोच सकता है और अपनी पसंद के मुताबिक किसी को भी वोट दे सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।